Good evening, students. I am Satyanarayana Saha. I welcome you to SNS Academy YouTube channel. Today we discuss second chapter of M. Laxmikanth. If you have not seen, you have seen two videos, previous videos. There you get clarity. So connect concept and clarity. If you regular with us, then you can easily understand. I hope my videos helpful to you. So let us start. Chapter 2, Making of the Constitution. Constitution किस तरह बना? Constitution पहले हम लोग जानेंगे कि Constitution क्या है. कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई फैमिली, एवरीवेयर वी नीड सम रूल एंड रेगुलेशन. लॉ चाहिए वहाँ पर स्मूथ लाइफ को रनिंग करने के लिए. एक क्लास में अगर टीचर नहीं रहेगा तो वो क्लास किस तरह होता है? जब टीचर आते हैं तो वहाँ पर कंट्रोल हो जाता है. उसी तरह आदमी लोग स्मूथली उसका लाइफ रनिंग करने के लिए लॉ चाहिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के पहले क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था, वो दो वीडियो जो अपलोड किया गया है वहाँ पर वर्णन किया गया है. तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया, कितना डेज लगा, कितना कॉस्ट लगा, कौन कौन उसका मेंबर थे. These things we discuss. Demand for a constituent assembly. It was in 1934 that the idea of a constituent assembly for India was put forward for the first time by M.N. Roy, a pioneer of the communist movement in India. ये क्वेश्चन आता है, कौन प्रपोज किया फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए और कब? इन 1934 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रपोज किए थे कौन? M.N. रॉय, जो कि कम्युनिस्ट का एक लीडर थे. इन 1935 the Indian National Congress for the first time officially demanded a constituent assembly to frame the Constitution of India. उसका बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, उस समय जो बड़ा पार्टी था, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि 1885 में एस्टैब्लिश्ड हुआ था, वो ऑफिशियली डिमांड किया. In 1938, Jawaharlal Nehru, on behalf of the INC, Indian National Congress, declared that the Constitution of Free India must be framed without outside interference by a constituent assembly elected on the basis of adult franchise. This view was endorsed and reiterated by the INC by passing a resolution in 1939. After that, Jawaharlal Nehru वो बोले कि इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना ज़रूरी है जो कि आउटसाइड इंटरफेरेंस नहीं रहेगा और अडल्ट फ्रेंचाइज इलेक्शन के थ्रू से बनना चाहिए. और यहाँ पर डेडलाइन दिया गया है 1934, 35, 39. These things you have to write notes or you remember. 1934 में M.N. रॉय प्रपोज किए थे. 1935 में जवाहरलाल नेहरू बोले थे
इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड, और 1938 जवाहरलाल नेहरू बोले थे, और 1939 में दिस व्यू वाज एंडोर्स्ड एंड रिटेटेड बाय द आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन, एक तो रेजोल्यूशन पास किया गया था. The demand was finally accepted in principle by the British government in what is known as August Offer in of 1940. उसका बाद आता है अगस्त ऑफर. अगस्त ऑफर क्या चीज़ है? ब्रिटिशर लोग इसको एक्सेप्ट किए और वो लोग बोले कि हम लोग अगर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस समय 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हम लोग तुम लोग को अपॉर्चुनिटी देंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए. इन 1942 सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट, came to India with a draft proposal of the British government on the framing of an independent constitution to be adopted after World War II. तो 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स आते हैं, जो कि एक कैबिनेट का मेंबर है, कैबिनेट का मेंबर थे, वो इंडिया को आते हैं और ड्राफ्ट विथ ए ड्राफ्ट प्रपोजल देने के लिए, जो कि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्मेशन होगा और कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा. द क्रिप्स प्रपोजल्स वर रिजेक्टेड बाय द मुस्लिम लीग, लेकिन इसको रिजेक्ट किए. कौन रिजेक्ट किया? मुस्लिम लीग, which wanted India to be divided into two autonomous states with two separate constituent assemblies. वो लोगों का सोच था, मुस्लिम लीग का सोच था कि वो लोग सेपरेट स्टेट डिमांड कर रहे थे, पाकिस्तान डिमांड कर रहे थे. फाइनली ए कैबिनेट मिशन was sent to India. While rejected the idea of two constituent assembly, it put forth a scheme for the constituent assembly which more or less satisfied the Muslim League. उसका बाद कैबिनेट मिशन आता है. कैबिनेट मिशन का 3 मेंबर रहते हैं. उसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर. तो यहाँ पर आसानी से याद रह जाएगा, जो कि स्टैफोर्ड क्रिप्स पहले से भी आए थे. उसका साथ 2 अदर मेंबर्स, कौन कौन? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस और एक एवी अलेक्जेंडर. वो इंडिया को अराइव करते थे, किए थे मार्च 24, 1946 को. उसको बोला कैबिनेट मिशन पब्लिश्ड इट्स प्लान ऑन May 16, 1946. उसका बाद कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किस तरह कॉम्पोजिशन होता है, किस तरह क्रिएट होता है. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूट इन नवंबर 1946. वो नवंबर 1946 में फॉर्मेशन होता है अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान. कैबिनेट मिशन प्लान का स्कीम का हिसाब से. द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी 389. Of these, 296 seats were to be allotted to British India and 93 seats to the princely states. Out of 296 seats allotted British India, 292 members were to be drawn from the 11 governor province and 4 from the 4 chief commissioners province, 1 from each. यहाँ पर थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन को याद रखना पड़ेगा. जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो लोग स्ट्रेंथ बनाए थे 389. 389 से 296 सीट ब्रिटिश इंडिया से आएंगे और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट से आएंगे. उस समय इंडिया मैप में 2 भाग था. एक था ब्रिटिश इंडिया, जो कि ब्रिटिश लोग का शासन करते थे, और प्रिंसली स्टेट मतलब कि मोनार्च था, लेकिन ये लोग डिफेंस, टैक्स, ये सब हेल्प करते थे और टैक्स कलेक्ट करते थे. तो वहाँ से 93 प्रिंसली स्टेट से और
ब्रिटिश इंडिया एंड 93 एंड 296 ब्रिटिश इंडिया से और 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट से. आउट ऑफ 296 सीट्स allotted to British India, 292 members were to be drawn from the 11 governors. 292 11 governors province से आए थे and 4 from the 4 chief commissioners province. Each province and princely state or group of states in case of small states were to be allotted seats in proportion to their respective population. Roughly one seat was to be allotted for every million population. Every million, 1 million means 10 lakh. 10 lakhs को उस समय तब इंडिया का पॉपुलेशन था 38 crore 90 lakh आसपास. Seats allocated to each British province were to be divided among the three principal communities: मुस्लिम, सिख एंड जनरल. मुस्लिम सिख्स को कुछ सीट दिया गया था और बाकी सब जनरल का इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच कम्युनिटी वेयर टू बी इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी in the provincial legislative assembly, and voting was to be by the method of proportional representation by means of a single transferable vote. The representatives of the princely states were to be nominated by the heads of the princely states. So constituent assembly का किस तरह कितना मेंबर रहेंगे और किस तरह उसका सिलेक्शन किया गया, ये सब यहाँ पर बताया गया है. It is thus clear that the Constituent Assembly was to be partly elected and partly nominated body. Moreover, the members were to be indirectly elected by the members of the Provincial Assembly. Provincial Assembly से indirectly elected हुए थे, who themselves were elected on a limited franchise. The elections to the Constituent Assembly for 296 seats allotted to the British Indian province were held in July. वो जुलाई में हुआ था, August 1946 में. The Indian National Congress won 208 seats, the Muslim League 73 seats, and small groups and independent got the remaining 15 seats. However, the 93 seats allotted to the princely states were not filled, as they declared to stay away from the Constituent Assembly. Although the Constituent Assembly was not directly elected, ये directly elected नहीं हुआ था by the people of India on the basis of ordered franchise. The Assembly comprised representatives of all sections of Indian society. यहाँ पर सभी कम्युनिटी का तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आए थे: हिंदूज, मुस्लिम, सिख, पारसीज, एंग्लो इंडियंस, Indian Christians, SC, ST, including women of all those sections. The assembly included all important personalities of India at that time, with the exception of Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi involved नहीं हुए थे. The allocation of seats in the Constituent Assembly, the results of the elections to the Constituent Assembly, the community-wise representation in the Constituent Assembly, and the women members of the Constituent Assembly, ये सब टेबल में दिया गया है बाद में. उसका बाद उसका किस तरह वर्किंग प्रोसीडियर रहा है. वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग कब हुआ था? December 9th December 1946. इसको याद रखना है. 9th December 1946 में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठा था. द मुस्लिम लीग बॉयकॉटेड द मीटिंग एंड इंसिस्टेड ऑन ए सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान. मुस्लिम लीग इसको बॉयकॉट किया था और वो सेपरेट स्टेट पाकिस्तान डिमांड किया था.
The meeting was thus attended by only 207 members. 207 members फर्स्ट टाइम बैठे थे और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे वो वाज elected temporary as the temporary chairman of the assembly following the French practice. फ्रेंच मॉडल थ्रू से जो ओल्ड मेंबर रहेगा उसको चेयरमैन कर दिया जाएगा, तो उसी हिसाब से वो चेयरमैन थे. On December 11, 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected as the permanent chairman of the assembly. Similarly, on January 25, 1947, S.C. Mukherjee was elected as the vice president of the assembly. Vice president S.C. Mukherjee the. Later on, the assembly resolved to have two vice presidents. According on July 16, 1947, V.T. Krishnamachari was elected as the second vice president of the assembly. यहाँ पर कौन प्रेसिडेंट था वो तो कॉमन बोला जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट इतना डिस्कस नहीं होता है, इसीलिए याद रखना है दो वाइस प्रेसिडेंट थे, S.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी. उसके बाद ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन पास होता है थ्रू जवाहरलाल नेहरू. वो ऑन December 13, 1946, Jawaharlal Nehru moved the historic objective resolution in the assembly. It laid down the fundamentals and philosophy of the constitutional structure. वो पूरा विजन रखे थे इंडिया किस तरह होगा. This constituent assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and to draft for her future governance a constitution. तो यहाँ पर सोवरिन रिपब्लिक ये सब वर्ड प्रियम्बल में मिलेगा. सोवरिन मतलब जो कि दूसरे का इंटरफेयर नहीं होकर अपना मर्जी से वो बनाएंगे, वहाँ पर इलेक्टेड हेड नहीं रहेगा. Wherein the territories that now comprise British India, the territories that now from the Indian states and such other parts of India as are outside India, and the states as well as other territories as are willing to be constituted into the independent sovereign India shall be a union of them all. And wherein the said territories, whether with their present boundaries or with such others as may be determined by the Constituent Assembly and thereafter according to the law of the Constitution, shall possess and retain the status of autonomous units together with residuary powers and exercise all powers and functions of government and administration, shall and accept such powers and functions as are vested in or assigned to the Union or as inherent or implied in the Union or resulting therefrom and. तो यहाँ पर बाउंड्री हुआ, उसका रूल रेगुलेशन पावर फंक्शन ये सब इंडियन लोग ही डिसाइड करेंगे. Wherein all powers and authority of the sovereign independent India, its constituent parts and organs of government are derived from the people. वो सब पीपुल डिसाइड करेंगे, पीपुल का हाथ से पावर रहेगा. Wherein shall be guaranteed and secured to all the people of India justice, social and economic and political equality of status, of opportunity and before the law, freedom of thought, expression, belief, faith, worship, vocation, association and action subject to law and public morality. And जिस तरह एक्सप्लॉइटेशन को चेक किया जाएगा और सभी का फ्रीडम रहेगा, सबको एनकरेज किया जाएगा
और सभी को जस्टिस जिस तरह मिलेगा, और थॉट बिलीफ इसमें इंटरफेयर नहीं होगा. Wherein adequate safeguards shall be provided for minorities, backward and tribal areas, and depressed and other backward classes. And जहाँ पर safeguards minorities, backward and tribal areas, ये सब and other backward classes रहेगा. Whereby shall be maintained the integrity of the territory of the republic and its sovereign rights on land, sea and air according to justice and the law of civilized nations. And यहाँ पर इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जाएगा ऑफ द टेरिटोरी ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स सोवरेन राइट्स ऑन लैंड. अखंडता, ये यूनिटी, ये सबको प्रिविलेज दिया जाएगा. एंड एयर अकॉर्डिंग टू जस्टिस एंड द लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशंस. जिस तरह देश का डेवलप होगा, यूनिटी रहेगा और देश के लिए सब कोई सोचेंगे. दिस ancient land attains its rightful and honored place in the world and makes its full and willing contribution to the promotion of world peace and the welfare of mankind. पीस बजाय रखने के लिए और पीस का साथ साथ सभी का जिस तरह वेलफेयर होगा, सभी का जैसा डेवलप होगा, सभी का सुख शांति से रहेंगे, वो सब प्लानिंग होना चाहिए. दिस रेजुलेशन वॉज अनोनिमसली अडॉप्टेड. ये रेजुलेशन अडॉप्टेड हुआ बाय द असेंबली कब? जनवरी 22, 1947. इट इन्फ्लुएंस्ड द इवेंचुअल शैपिंग of the constitution through all its subsequent stages. Its modified versions from the preamble of the present constitution. ये सब वर्ड preamble में इंक्लूड किया गया. चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट. क्या चेंज हुआ? The representatives of the princely states who had stayed away from the constituent assembly gradually joined it. जो इससे हट गए थे वो लोग ज्वाइन किए. On April 28, 1947, representatives of the 6 states were part of the assembly. After the acceptance of the Mountbatten Plan of June 3, 3rd June 1947, for the partition of the country, the representatives of most of the other princely states took their seats in the assembly. The members of the Muslim League, where the Indian Dominion also entered the assembly. उसका बाद माउंटबेटन का प्लान आता है. माउंटबेटन प्लान में पूरा डिवीजन होता है. वो डिवीजन प्लानिंग लेकर आए थे जो कि भारत और पाकिस्तान. द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 मेड द फॉलोइंग 3 चेंजेस इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली. द असेंबली वॉज मेड ए फुली सोवरेन बॉडी. वो सोवरेन बॉडी रहेगा which could frame any constitution it pleased. The act empowered the assembly to abrogate or alter any law made by the British Parliament in relation to India. वो लोग ब्रिटिश लॉ को यूटिलाइज कर सकते हैं. The assembly also became a legislative body. In other words, 2 separate functions were assigned to the assembly. 2 separate function ऐड किया गया. That is the making of the constitution. एक constitution बनाएंगे for free India and enacting of ordinary laws for the country. और ordinary law कंट्री के लिए भी बनाया जाएगा. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 2 काम रहा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और ऑर्डिनरी लॉ भी बनाना. These 2 tasks were to be performed on separate days
Thus the assembly became the first parliament of free India. वो असेंबली ही फर्स्ट पार्लियामेंट बना. Dominion legislature. Whenever the assembly met as the constituent body, it was chaired by Dr. Rajendra Prasad, and when it met the legislative body, it was chaired by G.V. Mavalankar. जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनाया गया तो वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे, और जब लेजिस्लेटिव के लिए उस समय G.V. Mavalankar थे. These two functions continued till November 26, 1949, when the task of making the constitution was over. तो कॉन्स्टिट्यूशन ओवर होता है 26 नवंबर 26, 1949 को. The Muslim League members hailing from the areas included in the Pakistan withdrew from the Constituent Assembly for India. वो लोग तो withdraw हो गए थे. Consequently, the total strength of the assembly came down to 299 as against 389, जो ब्रिटिशर का हिसाब से 389 थे. ड्यू टू मुस्लिम लीग का मेंबर बाहर हो जाने का बाद वहाँ पर 299 रहे. Fixed in 1946 under the cabinet mission plan, the strength of the Indian province, formerly British province, was reduced from 296 to 229, and those of the princely state from 93 to 70. The state-wise membership of the assembly as on December 31st, 1947 is shown in, उसको टेबल में दिखाया गया है, बाद में दिखाया जाएगा. अदर फंक्शंस परफॉर्म्ड. और क्या फंक्शन वो परफॉर्म किए? इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनेक्टिंग ऑर्डिनरी लॉज, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली परफॉर्म्ड. क्या किए थे ना? इट रेटिफाइड इंडियन मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ. कब? ना मई 1949. और इट अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22, 1947. इट अडॉप्टेड नेशनल एंथम ऑन जनवरी 24, 1950. यहाँ पर बहुत सारा अडॉप्शन हुआ, जैसे मेंबरशिप, रेटिफाइड इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949. नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया? जुलाई 22, 1947. और नेशनल एंथम को जनवरी 24, 1950. It adopted national song on January 24, 1950, and it elected Dr. Rajendra Prasad as the first president of India on January 24, 1950. तो जनवरी 24, 1950 में 3 काम हुआ था. जिस तरह अडॉप्ट किया गया था नेशनल एंथम को, नेशनल सॉन्ग को, और प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए थे. इन all the constituent assembly had 11 sessions over 2 years, 11 months and 18 days. 11 months, 18 days, 2 years, 11 months and 18 days लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. इसमें 11 सेशन हुए थे. The constitution makers had gone through the constitutions of about 60 countries. वो लोग 60 कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो किए थे, पढ़े थे, उससे आइडिया ड्रॉ किए थे. एंड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंसिडर्ड फॉर 114 days. द टोटल एक्सपेंडिचर इन कोर्ट ऑन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अमाउंटेड 64 लाख रुपीज़. तो उस टाइम 64 लाख रुपीज़ खर्चा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए. ऑन जनवरी 24, 1950, the Constituent Assembly held its final session. It, however, did not end and continued as the Provisional Parliament of India from January 26, 1950. Constitution came into force, लागू हुआ January 26, 1950 में, till the formation of new Parliament. After the first general election 1951-52,
उसके बाद कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या क्या कमिटी रहा. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ कमिटीज टू डील विथ डिफरेंट टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग. कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए डिफरेंट कमिटी रहा. आउट ऑफ दिस 8 वेयर मेजर कमिटीज. 8 तो मेजर कमिटीज दिखाया जाता है एंड द अदर वेयर माइनर कमिटीज. द नेम्स ऑफ दीज कमिटीज एंड देयर चेयरमैन का नाम दिया गया है, जैसे यूनियन पावर कमिटी जवाहरलाल नेहरू, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी जो कि जवाहरलाल नेहरू, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी सरदार पटेल, ड्राफ्टिंग कमिटी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal and Excluded Area, Sardar Patel. This committee had the following 5 subcommittees. Fundamental Rights Subcommittee, J.B. Kripalini, and Minorities Subcommittees, S.C. Mukherjee. Northeast Frontier Tribal Areas and Assam Excluded and Partially Excluded Areas Subcommittee, Gopinath Bardole. Excluded and partially excluded area other than those in Assam, Subcommittee A.V. Thakur. Northwest Frontier Tribal Areas Subcommittee, Rules of Procedure Committee, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंचार्ज थे. स्टेट्स कमिटी, कमिटी फॉर नेगोशिएटिंग विथ स्टेट्स जवाहरलाल नेहरू, और स्टीयरिंग कमिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. माइनर कमिटीज, फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इंचार्ज किया गया था. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन कौन का इंचार्ज थे? क्रेडेंशियल्स कमिटी आलाडी कृष्णा स्वामी आयर, हाउस कमिटी बी पटाभाई सीतारामैया, ऑर्डर बिजनेस कमिटी डॉक्टर के एम मुंशी. Ad hoc Committee on the National Flag, Dr. Rajendra Prasad. Committee on the Functions of the Constituent Assembly, G.V. Mavalankar. Ad hoc Committee on the Supreme Court, S. Bhadrachari. Committee on Chief Commissioners Province, B. Patavi Sitaramaya. Expert Committee on the Financial Provisions of the Union Constitution, Nalini Ranjan Sarkar. Linguistic Province Commission S.K. Dhar. Special Committee to examine the draft Constitution Jawaharlal Nehru. Press Gallery Committee Usanath Sen. Ad hoc Committee on Citizenship S. Bhadrachari. Then Drafting Committee. Among all the committee of the Constituent Assembly, the most important committee हुआ जो कि ड्राफ्टिंग कमिटी बोला जाता है, वो सेटअप हुआ था 29 अगस्त 1947 में. It was this committee that was entrusted with the task of preparing a draft of the new constitution. उसका काम था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट करना. It consisted 7 members. They were, जो कि 7 मेंबर जरूरत था, वो 7 मेंबर्स है. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि चेयरमैन, एन गोपाल स्वामी अयंगर, आलाडी कृष्णा स्वामी आयर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एम माधव राव जो कि रिप्लेस्ड हुए थे बी एल मित्तर जो कि रिजाइन दिए थे क्योंकि उसका शरीर खराब था, इल हेल्थ. टी कृष्णामाचारी ही रिप्लेस्ड, वो रिप्लेस्ड हुए थे डीपी खैथान हु डायड इन 1948. The drafting committee, after taking into consideration the proposals of the various committee, prepared the first draft of the Constitution of India, which was published in February 1948. February 1948 में first publish हुआ था. The people of India were given 8 months to discuss the draft. And उसका बाद उसको डिस्कशन किया गया. Propose amendments in light of the public comments, criticism and suggestions. The drafting committee prepared a second draft which was published in October 1948.
1948. उसका बाद सेकंड ड्राफ्ट पब्लिश हुआ कब, अक्टूबर 1948 में. The drafting committee took less than 6 months to prepare its draft. In all sat only for 141 days. उसके बाद enactment of the constitution. Dr. B.R. Ambedkar introduced the final draft of the constitution in the assembly on November 4, 1948, जो कि फर्स्ट रीडिंग. यहाँ पर 3 तो स्टेज दिया गया है. फर्स्ट रीडिंग जहीं पर इंट्रोड्यूस किया गया. द असेंबली हैड जनरल डिस्कशन ऑन इट फॉर 5 days टिल नवंबर 9, 1948. सेकेंड रीडिंग जो कि क्लोज बाय क्लोज उसका डिस्कशन किया गया, स्टार्टेड ऑन नवंबर 15, 1948 and ended on October 17, 1949. During this stage, as many as 7,653 amendments को प्रपोज किया गया. उससे 2,473 actually discussed in the assembly. The third reading of the draft started on November 14, 1949 में स्टार्ट हुआ था. Dr. B.R. Ambedkar moved a motion. The constitution as settled by the assembly be passed. The motion on the draft constitution was declared as passed on November 26, 1949 and received the signatures of the members and the president. उसका बाद signature किया गया. Out of total 299 members of the assembly, only 284 were actually present थे on that day and signed the constitution. This is also the date mentioned in the preamble as the date on which the people of India in the Constituent Assembly enacted and gave to themselves this constitution. The constitution as adopted on November 26, 1949 contained a preamble, 395 आर्टिकल्स रहा और 8 शेड्यूल्स रहा, जो कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पहले जो बना था. द प्रियम्बल वॉज एनेक्टेड आफ्टर द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज ऑलरेडी एनेक्टेड. प्रियम्बल बाद में बना था, जो कि एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन बनने का बाद. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, द देन लॉ मिनिस्टर, पायलटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन. उस समय लॉ मिनिस्टर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? बी आर अम्बेडकर. He took a very prominent part in the deliberations of the assembly. He was known for his logical, forceful and persuasive arguments on the floors of the assembly. He is recognized as the father of the Constitution of India. उसको recognize किया जाता है father of the Constitution of India. This brilliant writer, constitutional expert and undisrupted leader of the scheduled caste is also known as, उसको बोला जाता है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ऑन नवंबर 19, 2015 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट द November 26 ऑफ एवरी ईयर एज द कॉन्स्टिट्यूशन डे. उसको कॉन्स्टिट्यूशन डे व संविधान दिवस बोला जाता है, टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एमंग सिटीजन्स. After that, enforcement of the Constitution. Some provisions of the Constitutions pertaining to citizenship elections, provisional parliament, temporary and transitional provisions and short title contained in Article 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 and 393 came into force. ये सब किया गया कब? November 26, 1949 को. और रिमेनिंग जो रहा उसको फोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को. दिस डे इज रेफर्ड
2 in the Constitution as the date of its commencement and celebrated as the Republic Day. January 26 was specifically chosen as the date of commencement, उसको date of commencement बोला जाता है of the constitution because of its historical importance, क्योंकि 1930 जनवरी 26 को पूर्ण स्वराज डे बोलकर डिक्लेयर किया गया था। उस डे को मेमोराइज करने के लिए वो लोग जनवरी 26 1950 को चूज किए। विद द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, the Indian Independence Act of 1947 and the Government of India Act 1935, with all enactments amending or supplementing the latter act were replaced. वो को रिपील्ड किया गया, वो इसका बदले कॉन्स्टिट्यूशन अभी बन गया, इसका हिसाब से फॉलो किया गया। द एबोलिशन ऑफ प्राइवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एक्ट 1949 was however continued. उसके बाद एक्सपर्ट्स कमिटी ऑफ द कांग्रेस, कौन कौन एक्सपर्ट थे? While elections to the Constituent Assembly were still in progress, on July 8, 1946, the Congress Party, जो कि Indian National Congress, appointed an expert committee for the purpose of preparing materials for the Constituent Assembly. This committee consisted of the following members, जो कि जवाहरलाल नेहरू चेयरमैन थे, एम असफ अली, के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम. Later on the chairman's proposal, it was resolved that Krishna Kripalani be co-opted as a member and convener of the committee rahe. The committee had 2 sittings. The first at New Delhi from July 20 to 22, 1946, and the second at Bombay, जो कि रहा 15 से 17. Apart from the number of notes prepared by its members, the committee discussed the procedure to be adopted by the Constituent Assembly, the question of the appointment of various committee, and the draft of a resolution on the objectives of the Constitution to be moved during the first session of the Constituent Assembly. ये प्रिपेयर्ड होने के बाद वो लोग डिसाइड किए कौन क्या इंचार्ज रहेगा. On the role played by the committee in the making of the Constitution, Granville Austin, an American constitutional expert, observed it was the Congress expert committee that set India on the road to her present constitution. The committee members, working within the framework of the cabinet mission scheme, made general suggestions about autonomous areas, the power of provincial government and the center, and about such issues as the princely state and the amending power. They also drafted a resolution closely resembling the objective resolution. वो सब रेक्टिफाई किए, मॉडिफाई किए, और अमेंडिंग प्रोसीजर ये सब भी वहाँ पर रहा. उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्रिटिसिज्म क्या था? क्रिटिसिज्म था नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी. वो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है क्योंकि वहाँ पर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुआ था. रिप्रेजेंटेटिव्स का इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था. द critics have argued that the Constituent Assembly was not a representative body, as its members were not directly elected by the people of India on the basis of universal order franchise. Not a sovereign body, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स का प्रपोजल से हुआ था. The critics maintained
that the Constituent Assembly was not a sovereign body as it was created by the proposals of the British government. Further, they said that the Assembly held its session with the permission of the British government और टाइम कंज्यूमिंग, ये बहुत टाइम लगा था। जैसे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 4 महीना में कंप्लीट हो गया था। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टूक एन अनड्यूली लॉन्ग टाइम टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। दे स्टेटेड दैट framers of the American Constitution took only 4 months to complete their work. In this context, Naziruddin Ahmed, a member of the Constituent Assembly, coined a new name for the drafting committee to show his contempt for it. He called it a drifting committee, this time taken by the framers, then dominated by the Congress. The critics charged that the Constituent Assembly was dominated by the Congress Party, क्योंकि उस समय कांग्रेस पार्टी ही लार्ज पार्टी था, उसका अपोजिशन नहीं थे। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, Granville Austin, an American constitutional expert, remarked the Constituent Assembly was a one-party body. In an essentially one-party country, the Assembly was the Congress and the Congress was India. Then lawyer politician domination. इसका most of the participants lawyer थे, इसीलिए lawyer dominated बोला जाता है. It is also maintained by the critics that the Constituent Assembly was dominated by lawyers and politicians. They pointed out other sections of the society were not sufficiently represented. This to them is the main reason for the bulkiness and complicated language of the Constitution. उसके बाद dominated by Hindus. According to some critics, the Constituent Assembly was a Hindu-dominated body. Lord Viscount Simon called a body of Hindus. Similarly, Winston Churchill commented that the Constituent Assembly represented only one major community in India. उसके बाद इसका क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट रहा, इसका जो लोगो है वो द एलिफेंट वाज अडॉप्टेड एज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। एलिफेंट को लिया गया था सील के लिए। सर BN राव वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। BN राव का भी कंट्रीब्यूशन था। HBR Iyengar was the secretary to the Constituent Assembly. SN Mukherjee was the chief draftsman of the Constitution in the Constituent Assembly. Prem Behari Naren Rajda was the calligrapher of the Indian Constitution. Who was the calligrapher of the Indian Constitution? ये भी क्वेश्चन आ सकता है। प्रेम बिहारी नरेन राजदा. The original constitution was handwritten by him in a following italic style. The original version was beautified and decorated by artists from Santiniketan, including Nandalal Bose and Behar Ram Manohar Sinha. Behar Ram Manohar Sinha illuminated, beautified and ornamented the original preamble, calligraphed by Prem Behari Narayan Rajda. The calligraphy of the Hindi version of the original constitution was done by the Basant Krishan Vaidya and arrogantly decorated and illuminated by नंदलाल बोस. उसके बाद इसका हिंदी वर्सन पहला इंग्लिश में लिखा गया था और कभी कभी कंट्रोवर्शियल में क्या होता है ना, इंग्लिश का प्रीफर किया जाता है. Originally, the Constitution of India did not make any provision with respect to an authoritative text of the Constitution in the Hindi language. Later, a provision in this regard was made by the 58th Constitutional Amendment, जो कि 1987 में हुआ था. This amendment inserted a new Article 394A. In the last part of the Constitution,
part this article contains the following provisions. The president shall cause to be published under his authority, जो कि translation of the constitution in Hindi language, the modification which are necessary to bring it in conformity with the language, style and terminology adopted in the authoritative text of the central acts in Hindi can be made in it. All the amendments of the constitution made before such publication should be incorporated in it. The translation in Hindi of every amendment of the constitution made in English, or the translation of the constitution and its every amendment published shall be construed to have the same meaning as the original text in English. If any difficulty arises, the President shall cause the Hindi text to be revised suitably. The translation of the Constitution and its every amendment published shall be deemed to be for the all purpose its authoritative text in Hindi. इसके बाद नेम ऑफ द पार्टी, कितना सीट वन किए थे, कांग्रेस कितना वन किया था, 208, मुस्लिम लीग 73, यूनियनिस्ट पार्टी 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम्स 1, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, सिख कम, यहाँ पर पार्टी सब का टेबुलेशन दिया गया है, कितना के वन किया था. और वोमेन 11 थे, आमो स्वामीनाथन, आनी मास्करनी, बेगम अजय रसूल, लीला राय, ये सब थे. और कौन कौन सा कम्युनिटी आए थे, दिस थिंग्स आर डिस्कस्ड. रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपालिनी, विजय लक्ष्मी पंडित, ये सब थे. सो टुडे दिस मच. लाइक, शेयर एंड कमेंट. थैंक यू.